नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाले है। ज़मीन संबंधित अभी जितने भी दस्तावेज होते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएंगे। जैसे खतियान क्या होते हैं, रजिस्टर टू क्या होते हैं, पर्चा क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, डीडी केबेला क्या होता है, दाखिल खारिज रसीद मोटेशन और रजिस्टर टू जमाबंदी एलपीसी। ये टोटल हम 8 प्रकार के डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में आप लोग को जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप ज़मीन से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा और ये जानकारी हर पब्लिक के पास रहना ज़रूरी है। अभी जो राजस्व महाअभियान चल रहा था, उसमें से काफ़ी सारे रैयत को ये नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट क्या निकलना है। इसके बारे में संपूर्ण यहाँ पे समझ लेंगे स्टेप बाय स्टेप। पूरा आसान भाषा में आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएँगे, ठीक है? चलिए हम यहाँ पे शुरू कर देते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आप लोग समझ लेंगे खतिहान क्या होते हैं। इसके बारे में हमने यहाँ पे पूरा आसान भाषा में डिटेल मेंशन किया है। इसको पहले पढ़िए, उसके बाद इसके बारे में हम और अधिक जानकारी देंगे। यहाँ पे देखिए खतिहान का मतलब हुआ ज़मींदार के नाम से खोला गया खाता और ज़मींदार के जितने भी ज़मीन है सभी खतिहान में शामिल होते हैं, ठीक है? कहने का मतलब खतिहान जो होता है, ज़मींदार के नाम से एक खाता खुलता है और उस ज़मींदार के जितने भी ज़मीन होते हैं, वो सभी खतिहान में शामिल होते हैं, ठीक है? और यहाँ पे देखिए खतिहान बनने के बाद इसमें किसी प्रकार की बदलाव नहीं होती है। जिस ज़मींदार के नाम से बना है, उसी का नाम रहता है। कहने का मतलब एक बार अगर किसी रैयत का खतिहान बन गया, तो वो दोबारा से चेंज नहीं होंगे। जो ज़मीन है वही रहेंगे, उसमें सिर्फ़ अगर नाम गलती हो गया, तो वो सुधार हो सकता है। बाकी जो भी ज़मीन है, वो कभी सुधार नहीं होगा। जो एक बार खाता खुल गया, जो भी ज़मीन का खाता खुला है, सब उसी में शामिल होंगे, उसमें कोई एक्सचेंज नहीं होंगे, ठीक है? बाकी उसमें से अगर बिक्री हो जाती है, तो उसके लिए आगे प्रोसेस है, आगे समझ लेंगे। खतिहन ब्रिटिश शासन के समय लाया गया था। 1907 से 1910 के बीच खतिहन में जमीन मालिक का नाम, जमीन, प्लॉट नंबर, खेसरा, क्षेत्रफल, जमीन के किस्म और अन्य जानकारी शामिल होती है। उदाहरण के लिए आपके पास बहुत सारे केबेला है, बहुत सारे जगहों पे ज़मीन है, तो सभी केबेला और बहुत सारे जो जगहों पे ज़मीन है, सभी जो है खतिहन में शामिल होंगे, ठीक है? जैसे आपके दादा के नाम से खतिहान बना है और आपके दादा के नाम से बहुत सारे जगहों पे जो है ज़मीन है, तो वो सभी खतिहान में शामिल होंगे, ठीक है? बहुत सारा कबीला है, बहुत अन्य-अन्य प्रकार के जगहों पे ज़मीन है, तो सभी ज़मीन जो है इकट्ठा खतिहान में ही रहेंगे, ठीक है? खतिहान के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। आगे यहाँ पे समझ लेंगे रजिस्टर टू क्या होता है। अगर आप खतिहान के बारे में समझ गए होंगे, तो रजिस्टर टू के बारे में आसानी से यहाँ पे समझ जाएँगे। देखिए रजिस्टर टू का मतलब हुआ खतिहान से कुछ ज़मीन बेच दिया हो, बेचा हुआ ज़मीन और खतिहान में शेष ज़मीन का डिटेल होता है। किसको बेचा गया वो सभी जानकारी होता है। जमाबंदी में जमींदारों का नाम बदलते रहते हैं क्योंकि सौ समय जमींदारों को असल मूल्यांकन प्रमाण पत्र होता रहता है। कहने का मतलब जो खतिहान है आपके दादा के नाम से, तो खतिहान में टोटल 1 बीघा जमीन है। सपोज डैट मान लीजिए कि 1 बीघा जमीन है और उसमें से आपके दादाजी जो है 10 कट्ठा जमीन बेच दिया है, ठीक है? तो जो 10 कट्ठा जमीन बेच दिया है, तो वो रजिस्टर टू में मेंशन होगा और खतिहन में 10 कट्ठा अगर 10 कट्ठा बेच देती है, तो शेष 10 कट्ठा बाकी रह जाएँगे, तो रजिस्टर टू पे ये मेंशन होगा। खतिहन में सिर्फ़ शेष जो है 10 कट्ठा बाकी बाकी ज़मीन है और 10 कट्ठा जो है बेच दिया गया है। तो किसको बेचा है, वो सभी मेंशन जो है आपको रजिस्टर टू पे रहेगा, ठीक है? मतलब स्टेप बाय स्टेप इसका प्रक्रिया जो है आगे बढ़ते रहेंगे। खतिहान में ज़मीन था और खतिहान से आपके दादा अगर ज़मीन बेच दिया है, किसको बेचा है और कितना ज़मीन बेचा है, तो ये रजिस्टर 2 पर मेंशन रहेगा, ठीक है? इसके बारे में आप समझ गए होंगे। आगे यहाँ पे थर्ड में समझ लेंगे पर्चा क्या होते हैं। खतिहान का संक्षिप्त विवरण पर्चा कहलाते हैं। सर्वे के समय खतिहान से पहले जमींदारों को पर्चा के रूप में जमीनी विवरण प्रपत्र दिया दिया जाता था, जो पर्चा कहलाता है। खतिहान मिलने से पहले दिया जाता था। इसमें खतिहान नंबर भी खतिहान का नमूना समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे समझ लेंगे किसी चीज़ का आपने ऑनलाइन किया और वहाँ से जो भी रिसीविंग प्राप्त हुआ, ठीक उसी प्रकार इसे भी आप समझ सकते हैं। जैसे खतिहान बना होगा, खतिहान बनने से पहले ये रिसीव प्राप्त हुआ होगा और उसमें खतिहान से संबंधित डिटेल रहते हैं। एक तरह से खतिहान का डुप्लीकेट समझ सकते हैं। इसी को हम पर्चा कहते हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ गए होंगे।
4 वाले पॉइंट में यहाँ पे आते हैं शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है इसके बारे में समझ लेंगे। खतिहन जिनके नाम से बना हो, उदाहरण के लिए दादा के नाम से बना है और दादा के 3 बेटे या 2 बेटे या 1 बेटे हैं, तो जितने भी बेटे होंगे तो सब में बराबर-बराबर हिस्सा होंगे, या 1 बेटा है तो सब ज़मीन उसी का हो जाएँगे, ठीक है? तो शेड्यूल में जो जो भी मतलब बँटवारा से संबंधित जानकारी होती है, वो शेड्यूल में रहता है। खतिहन मतलब आपके दादा के नाम से बना है और उसमें से 1 बीघा ज़मीन है, तो दादा के 4 बेटे या 2 बेटे या 3 बेटे हैं, तो सबका बराबर-बराबर हिस्सा होंगे। तो सभी जानकारी आपको शेड्यूल में रहेंगे, बँटवारा, वो बँटवारा आपसी बँटवारा हो या कोर्ट के माध्यम से, वो बँटवारा के बारे में आपको शेड्यूल में जानकारी मिल जाएँगे, बराबर-बराबर हिस्सा, ठीक है? शेड्यूल के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आगे आ जाते हैं डीडी कवेला। डीडी कवेला के बारे में यहाँ पे समझ लेंगे। शेड्यूल में बँटवारा के बाद कोई हिस्सेदार अपना ज़मीन बेच दिया हो या शेड्यूल से बँटवारा नहीं हुआ हो, तब खतिहान में से 10 कट्ठा या कुछ ज़मीन बेच दिया हो, तब आगे हिस्सेदारी में से उस हिस्से की ज़मीन कटौती होगी, ये जानकारी होती है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे शेड्यूल बन गया तो शेड्यूल में सभी का मतलब बराबर-बराबर हिस्से को बाँट दिया गया है, ठीक है? उसमें से कोई हिस्सेदार जो है मतलब ज़मीन को बेच दिया है, ठीक है? या शेड्यूल नहीं बना है और खतिहन से ही मतलब दादा के 3 बेटे या 4 बेटे या 2 बेटे हैं, तो खतिहन से ही कुछ बेटे जो है कुछ ज़मीन को बेच दिया है, उदाहरण के लिए समझ लेंगे। शेड्यूल नहीं बना है और खतिहन से ही ज़मीन को बेच दिया है, तो उस हिसाब से होगा क्या कि शेड्यूल में आगे जब भी बँटवारा होंगे, तो जो भी ज़मीन बेचा है तो उसका ज़मीन कटौती हो जाएँगे, ठीक है? तो डीडी कवेला यही कहता है कि जो भी 10 कट्ठा या कुछ ज़मीन को बेच दिया है, तो आगे जो है उनका ज़मीन कटौती हो जाएँगे हिस्सेदारी में, ठीक है? तो वही जानकारी जो है डीडी कवेला में शामिल होते हैं। तो डीडी कवेला तक आप लोग समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पे आ जा रही है दाखिल खारिज क्या होता है? मान लीजिए किसी से आपने ज़मीन लिखवाने के उपरांत दाखिल खारिज होता है, तब जाके ज़मीन का रसीद कटता है। सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, आपने किसी से ज़मीन खरीदे हैं और जब तक आप दाखिल खारिज नहीं कराएँगे, तब तक आपका रसीद जो है नहीं कटेगा। तो ये काफ़ी सिंपल है। बाकी यहाँ पे समझ सकते हैं रजिस्टर टू क्या होता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे रसीद कटाने के बाद जमाबंदी से आपका ज़मीन अलग हुआ या नहीं, कहने का मतलब आप जिससे ज़मीन खरीदे हैं उसके खतिहान से अलग हुआ आपका ज़मीन या नहीं, ये जानकारी रजिस्टर टू में मेंशन रहता है। जैसे आपने किसी से ज़मीन खरीदे हैं और उसका ज़मीन जो है 2 बीघा है और उसमें से आपने 2 कट्ठा या 4 कट्ठा खरीद लिया है, तो क्या उसके ज़मीन से जो है 2-4 कट्ठा जो भी खरीदे हैं वो कटौती होकर आपकी जमाबंदी में आया या नहीं, ये रजिस्टर टू में मेंशन रहता है, ठीक है? ये भी काफ़ी सिंपल है और यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। बाकी लास्ट वाले पॉइंट में यहाँ पे समझ सकते हैं एलपीसी क्या होता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप किसी प्रकार का लोन या उस ज़मीन पर सरकारी कोई काम करना चाहते हैं या सरकारी भवन या स्कूल स्थापित करते हैं, तो उस जगह के लिए जो है ये दस्तावेज़ लगाती है। एलपीसी कहने का मतलब ये हुआ, जब आप अपने ज़मीन में सरकारी कोई भी काम या योजना चालू करते हैं, तो उसके लिए आपको एलपीसी देना होगा। तब जाके आप सरकारी कोई काम उसमें कर सकते हैं या कोई चीज़ स्थापित कर सकते हैं, या सरकारी भवन या सरकारी स्कूल, अन्य तरह के सरकारी जो भी काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एलपीसी देना होगा, ठीक है? तो काफ़ी सिंपल है और इसमें अगर किन्हीं तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कीजिए। कमेंट के माध्यम से भी आपको हम क्लियर कर देंगे। हमको नहीं लगता है कि आप लोग को कोई तरह का दिक्कत हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे सभी जानकारी जो है सिंपल भाषा में लिखे हैं और आप लोग पढ़ के भी समझ सकते हैं। तब पर भी किन्हीं तरह का कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। कमेंट के माध्यम से भी हम आपको पूरा जानकारी दे देंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर लीजिएगा।